सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके फर्स्ट नंबर पे रखा है क्योंकि ये प्रश्न मन को शांति पहुंचाता है। आपको पता चल जाएगा अभी। देखिए प्रश्न क्या है। हाल ही में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने चीन देश के उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक्चुअली में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का कहना है कि वेटलिफ्टिंग के लिए जो सामान चाइना से मंगाए गए थे वो सब खराब निकले हैं और हमारे वेटलिफ्टर ने इनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। तो अब हम चाइना की कंपनियों से कोई भी उपकरण नहीं खरीदेंगे। इतना ही नहीं, अभी हमारी सरकार ने भी 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को भी बैन कर दिया है, जिसमें आपकी टिकटॉक भी आ गई, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, हेलो, वीगो जैसी ऐप शामिल है। और रिपोर्ट में ये कहकर बैन किया गया कि ये यूजर का डेटा चोरी करती हैं। और इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले भारतीय रेलवे ने चाइनीज की एक कंपनी के साथ जो समझौता किया था उसको भी रद्द कर दिया। और उन्होंने क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि कंपनी को 417 किलोमीटर लंबा सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम करना था, 2019 तक पूरा करना था, लेकिन अभी तक उस कंपनी ने केवल 20% ही काम पूरा करा है, तो हम उसके साथ समझौता रद्द करते हैं। और इतना ही नहीं, अभी BSNL ने भी कह दिया कि 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को, चाइनीज उपकरणों को यूज नहीं करेंगे। अभी आपको पता है लद्दाख के गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से ही देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, चाइनीज आइटम के इस्तेमाल के बहिष्कार की मांग की जा रही है। तब आप समझ गए होंगे इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा। अच्छा लगता है जब हमारी मन की इच्छा धीरे धीरे पूरी होने की उम्मीद दिखती है। अच्छा, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नाम और याद रखो, क्या नाम है? बीरेंद्र प्रसाद बैश्य है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है और अभी इन्हीं को मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी कि राज्यपाल का एडिशनल चार्जेस, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एक्चुअली में देखो, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है लालजी दास टंडन, उनका चल रहा है इलाज। तो जब तक वो इलाज करा करके स्वस्थ होकर लौट के नहीं आ जाते हैं तब तक ये काम संभालेंगी, क्योंकि इनको मिल गया है यहाँ का एडिशनल चार्जेस। बाकी कलराज मिश्र ये वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं, रमेश बैस ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं और जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है तो येरा मैप में मध्य प्रदेश कैपिटल इसकी भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और वैसे तो गवर्नर है लालजी दास टंडन, लेकिन अभी वर्तमान में एडिशनल चार्जेस किसको मिल गया? हमने देखा आनंदीबेन पटेल को मिल गया। बाकी अभी मध्य प्रदेश किन कारण से न्यूज में था? अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कक्षा 5वीं तक के ऑनलाइन क्लासेस पे बैन लगा दिया था और अभी मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। उसके अलावा अभी श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया, बुखार क्लिनिक सेवा शुरू की, दीदी वाहन सेवा भी शुरू की थी, रोजगार सेतु योजना भी शुरू की गई थी। उसके अलावा FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी और मध्य प्रदेश के ही पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेंगे, ऐसी भी घोषणा की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके अलावा चरण पादुका पहल की भी शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू हुई थी यहाँ पे। और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर ये आपके मध्य प्रदेश की ही है और थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान भी यहीं पे शुरू हुए थे। उसके अलावा संजीवनी वाहन, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना था। रेडियो स्कूल भी यहीं पे शुरू किए गए थे। तो इन सब कारण से भी मध्य प्रदेश न्यूज में था। कुछ नेशनल पार्क की बात करेंगे तो देखो, एक तो याद रखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। वैसे सबसे ज्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में ही है। और अभी एक डेटा भी आया था जिसमें बताया था कि 2012 से लेकर 2019 तक सबसे ज्यादा टाइगर भारत में किस राज्य में मारे गए हैं या मरे हैं? मध्य प्रदेश में ही 173 मरे हैं। पूरे भारत में तो 750 मरे थे। उसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पर है, वन विहार है, संजय नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क मिलेगा आपको, सतपुड़ा नेशनल पार्क मिलेगा, पेंच नेशनल पार्क है यहाँ पे, माधव नेशनल पार्क है। तो ये सब आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क तैयार किया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क को आप कवक उद्यान भी बोल सकते हैं। तो ये लाइकेन मतलब क्या हो गया? तो ये एक प्रकार की वनस्पति ही होती है जिसे पहाड़ों में झूला घास या पत्थर के फूल नाम से भी जाना जाता है। ये जब डायनासोर वगैरह रहा करते थे ना, तो उस
समय की वनस्पति है ये। तो इसी को संरक्षित करने के लिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए इसे बनाया गया है। और कहाँ पे बनाया है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में देश का पहला ये लाइकेन गार्डन तैयार किया गया है। और ये जो लाइकेन है ये कई जगह पे इस्तेमाल होता है इसका, जैसे कि दवाइयों में इस्तेमाल होता है, सनस्क्रीन क्रीम में इस्तेमाल होता है, और परफ्यूम्स वगैरह हो गए, आपके मसाले वगैरह हो गए, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न से आपको सिंपल सा याद रखना है, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पे बना है? तो उत्तराखंड में बना है। अब उत्तराखंड में बना है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड, कैपिटल इसकी देहरादून है। अब कैपिटल से एक और प्रश्न बन जाएगा। अभी इसकी नई यानी कि ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल किसको बनाया गया है? गैरसैंण को बनाया गया है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और याद रखना उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी बनेगा गंगा नदी पे। इस तरह का फ्लोर होगा कि जो आप आर पार देख सकोगे, ट्रांसपेरेंट होगा। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी यही है। यहाँ पे एक डैम भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तिहरी डैम। और ये किस नदी पे है? ये भागीरथी नदी पे है। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो वैसे भी न्यूज में रहा था, क्योंकि कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बना था यहाँ पे। उसके अलावा भी उत्तराखंड सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। एक दृष्टि पोर्टल को भी लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने। तो इतना आपको उत्तराखंड से याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो प्लाज्मा थेरेपी को यूज करके कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए ये प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा और ये भारत का पहला होगा। प्लाज्मा थेरेपी ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, समझते हो ना? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को कोरोना हुआ और वो कोरोना से ठीक हो जाता है तो फिर उसका प्लाज्मा निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को जिसे कोरोना है उसका इलाज किया जाता है। इसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा इकट्ठा करके इस प्लाज्मा बैंक में रखा जाएगा, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी यहाँ से प्लाज्मा लिया और इलाज कर देंगे। इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भैया कौन व्यक्ति है जो अभी अभी ठीक हुए हैं, उनका प्लाज्मा दे दो। जिस तरह से आपका होता है ना ब्लड बैंक होता है, जब भी जरूरत पड़ती है तो निकाल के और लगा देते हैं, बस उसी तरह से। अच्छा देखो, प्लाज्मा थेरेपी से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा जो भी न्यूज में थे। एक तो याद रखो, सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला राज्य बना था आपका केरल। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना था, तो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी अस्पताल था। वो कहाँ का था? वो उत्तर प्रदेश का है। उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी से सही होने वाला पहला व्यक्ति कहाँ से था, तो वो कर्नाटक से था। बाकी अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली के बारे में कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये यहाँ पे पड़ता है मैप में दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। कल मैंने आपको क्या बताया था कि सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा दिल्ली में। उसके अलावा याद रखना, दिल्ली सरकार ने ही ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था। एक 5T प्लान भी शुरू किया था कोरोना वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए। और दिल्ली सरकार ने ही एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अभी IIT दिल्ली ने एक प्रकृति नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। तो कम से कम दिल्ली से इतनी चीजें आप याद रखना जो भी करंट में थी। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा लाजरस मेकार्थी चकवेरा। तो ये लाजरस मेकार्थी चकवेरा ये मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बाकी माइकल मार्टिन के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और कुबात बेक बोरुनोव ये अभी किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। बाकी मोइनुद्दीन यासीन ये कुछ समय पहले ही मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। मलावी की बात कर लेते हैं तो ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ये रहा मैप में मलावी। इसे पहले न्यासा लैंड भी कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रखना। इसकी कैपिटल लिलोंगवे है और इसकी करेंसी है मलावियन क्वाचा। बढ़ते आगे। अच्छा गाइस, एक और बात बड़े दुख के साथ आप लोगों को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे जो टॉपिक वाले ऑडियोज में आप लोगों को बना करके दे रहा हूं, ये अब से मैं आप लोगों के लिए नहीं प्रिपेयर करूंगा। अब से यानी कि 1 तारीख से। और ये कहना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। वास्तव में आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ। मेरी पूरी प्लानिंग है आप लोगों को लेकर के कि साल के 6 महीने बीत चुके हैं, तो इन 6 महीने का टॉपिक वाइज मुझे मटेरियल तैयार करके आप लोगों को देना है कि सिर्फ वो एक बार चीज आप रीड करो और सारा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अभी आप लोगों के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो, थोड़ा सा अगर गौर फरमाओगे तो पिछले 10 दिनों में
जनवरी से लेके जून तक जो भी IITs न्यूज में रहे उसका ऑडियो मैंने आप लोगों को बना करके दिया। GI टैक्स जो भी न्यूज में रहे उसका ऑडियो मैंने आपको बना करके दिया। जो भी एम्बेसडर, हाई कमिश्नर यानी कि राजदूत, उच्चायुक्त न्यूज में रहे 6 महीने में, उसका ऑडियो मैंने आप लोगों को बना करके दिया। अभी बुक्स की बात कर ले तो बुक्स का कल ही मैंने आप लोगों को ऑडियो बना करके दिया। ये सब अभी 10 दिन के अंदर अंदर हुआ है। अगर आप डेली मुझसे जुड़े हुए हो तो आप जानते होंगे कि ये सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। मैं अकेला हूँ, टाइम मेरे पास उतना ही है। डेली मुझे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का बेस्ट लेक्चर तैयार करना होता है। साथ में रिवीजन वाला वीडियोस भी मैं आप लोगों को बना करके दे रहा हूँ, जिसमें पुराने महीने के करंट अफेयर्स, स्टैटिक डेज सब मुझे आप लोगों को कराना है। और ये वीडियोस बनाना मजाक नहीं है। करंट अफेयर्स का वीडियोस ही एक पर्टिकुलर वीडियो ले लो आप, इसको बनाने में घंटों लग जाते हैं बहुत। तो मैक्सिमम टाइम तो मेरा इसी में चल जाता है। उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए इतने मटेरियल में तैयार कर रहा हूँ और दिल से तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को अपना समझ करके। और ये जो पिछले 10 दिन निकले हैं, मैं ही जानता हूँ, कभी कभी मैक्सिमम टाइम सिर्फ एक टाइम खाना खा करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ आप ही लोग हो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मुझे तैयार करके देना है कि आप बस उसे एक बार रीड कर लो, एक बार पढ़ लो तो आपका काम बन जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या हो रहा है, आप लोग देखो। जो मैं ऑडियोज आप लोगों को बना करके दे रहा हूँ, वहां पे शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, आप लोग उससे खुद भी नहीं सुन रहे हो। आप ही लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं और आप ही लोग नहीं सुन रहे हो, तो वो तो मेरी मेहनत साफ बर्बाद है। आप लोग जब वहां पे ऑडियो सुनते होंगे तो नीचे ध्यान से देखना, वहां पे नंबर ऑफ लिसन्स आते हैं कि कितने लोगों ने उसे सुन लिया है। वहां पे शेयर भी दिखा हुआ आता है कि कितने लोगों ने इसको शेयर किया है व्हाट्सएप पे। तो जब आप नंबर ऑफ लिसन्स देखोगे वहां पे 24 घंटे में भी, तो 300-400 लिसन आते हैं बस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिसन से क्या पता चलता है कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। भाई आप ही लोगों के लिए मैं ये चीजें तैयार कर रहा हूँ। अगर आप ही लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो फिर मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने फैसला लिया कि अब से मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज ऑडियोज तैयार नहीं करूंगा, क्योंकि करने का कोई फायदा ही नहीं है। आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, तो उस टाइम को बचा करके कुछ ऐसी चीज करूंगा जिससे आपको फायदा मिले। मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को फायदा पहुंचाना। मैंने तो यहाँ तक भी आप लोगों से बोल दिया है कि मैं अभी ऑडियोज आप लोगों को बना करके दे रहा हूँ, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं वीडियो भी बनाऊंगा, क्विज भी बनाऊंगा, सब बना करके दूंगा। और बोलना जितना मेरे लिए आसान है, करना मेरे लिए उतना ही कठिन है, लेकिन मैं करूंगा। लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है ना। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम ये कंटिन्यू करें, अगर आप लोग मेरी बात से एग्रीड हो, तो आपके पास आज का दिन है। देखो, गुस्सा करना तो बनता है, दुख होता है, मेहनत करते हैं तो दुख होता है, तो आपके पास आज का दिन है। खबरी एप्लीकेशन खोलो, क्रैक एग्जाम टाइप करो, वहां पे अपने जितने भी ऑडियोज हैं, जो भी अभी तक आपने नहीं सुने हैं, वो सारे ऑडियोज आप सुनोगे आज। सारे ऑडियो सुन डालो। नंबर ऑफ लिसन्स बढ़ने चाहिए, मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग उसे सुन रहे हो। अगर लिसन्स बढ़ रहे हैं मतलब आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा ना, तो हम उस पर काम करेंगे ना। तो आज सारे ऑडियो सुन डालो, सारे रिकॉर्ड तोड़ डालो, तभी हम कल से उसे कंटिन्यू करेंगे। अब ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। अब आप लोग क्या चाहते हो ये आप लोग खुद डिसाइड कर लो। देखो, आप लोगों को अपना समझता हूँ, इसलिए इतनी बात कर रहा हूँ। होप सो आप मेरी बात समझेंगे। अभी हम बढ़ते हैं। फिर है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जून को। तो हर साल भारत में 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में ये नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाया जाता है। और कौन थे ये प्रोफेसर पीसी मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। इनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था, इसीलिए 29 जून को हम मनाते हैं ये नेशनल स्टैटिस्टिक डे। अच्छा ध्यान देना, ये तो हो गया नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो हम मना रहे हैं भारत में 29 जून को हर साल। एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी होता है। चलो बताओ ये कब मनाते हैं? और अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां पे डेली मैं आपको पुराने महीने के करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चंस के साथ साथ 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन भी कराता हूँ डेली के डेली, तो वहां मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये। अगर आप वो वीडियो देखते होंगे तो बड़ी आसानी से आंसर कर दोगे आप, मुस्कान आ गई होगी आपके चेहरे पे। तो याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये हर साल नहीं मनाया जाता, ये 5 साल में एक बार मनाते हैं। पहले 2010 में मनाया, फिर 15 में, अब 2020 में मनाएंगे इसको। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, हमारे सांख्यिकी मंत्री कौन है? तो आंसर होगा राव इंद्रजीत सिंह है। और ये तो हो गया 29 जून। आज डेट क्या है? 30 जून। और 30 जून को भी एक डे मनाते हैं हम, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। अच्छा, आपको याद होगा जब भी इंपॉर्टेंट डे आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आपके महीने का आखिरी डे है, तो मैं आज आपसे रिवीजन करवाऊंगा। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और जो जो इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है वो नीचे जाकर के लिखो, और देखो आपको कितना याद है, क्योंकि अब हम कल से नए मंथ पे मूव करने वाले हैं। तो ये महीना छोड़ने से पहले ये देख तो लो कि आपको याद भी है चीजें कि भूल भाल गए हो, और नहीं है तो याद कर लेना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है के शैलजा। और इन्हें सम्मानित क्यों किया?
क्योंकि इन्होंने केरल राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने और राज्य में मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसी प्रयासों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आपको याद होगा केरल भारत का पहला राज्य है जहां पे कोरोना का पहला मामला सामने आया था भारत में। तो इनका नाम याद रखना, के शैलजा इनका नाम है। बाकी अनीश कपूर की बात करेंगे तो लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप पे रहे। ये मशहूर पेंटर है ये। बाकी विनय बदवार, ये 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता था इन्होंने। और सौरभ लोढ़ा 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता था इन्होंने। अब यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया है तो इसके बारे में जान लो। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को दो और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं। एक तो होता है आपका नेशनल फूड डे और एक होता है वर्ल्ड पोलियो डे। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कहां से हैं? पुर्तगाल से हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अभी यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? टी.एस. तिरुमूर्ति बने हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, अभी 75वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो वोल्कन बोजकिर को। ये टर्की से हैं। और एक और पॉइंट याद रखो, जो भारत है वो 2 सालों के लिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा नितिन मेनन को। तो भारतीय एम्पायर है ये नितिन मेनन, और अभी इन्हीं को आईसीसी के एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है 2020-21 सेशन के लिए। और इस तरह से ये इसमें शामिल होने वाले ये तीसरे भारतीय हैं। इनसे पहले 2 भारतीय भी इस पैनल का हिस्सा रह चुके हैं। एक तो थे पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि, और अब तीसरे हैं ये नितिन मेनन भारत से। बाकी ये जो हैं जीएस लक्ष्मी, इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। 2019 में इंटरनेशनल पैनल की मैच रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी ये। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात में पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला भी बनी थी ये। बाकी राहुल देव की बात करेंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने अभी। और विनी महाजन, ये हमने परसों ही पढ़ा था, पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है ये। बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की बात करेंगे, स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर दुबई में है और सीईओ है मनु साहनी। अभी आपको याद होगा यूएसए क्रिकेट टीम के कोच कौन बने थे? जे अरुण कुमार बने थे। फिर हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय है, इसके द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक ये संकल्प पर्व नाम से एक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। और इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया है। जिसमें क्या होगा, जिसमें अपने कार्यालय या उसके आसपास कम से कम 5 पेड़ लगाने हैं, ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। और ये जो 5 पेड़ लगाए जाएंगे ना, ये होने चाहिए बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के। और अगर इनमें से नहीं है तो फिर जो आपकी मर्जी हो वो लगा लो, लेकिन प्रायोरिटी इन्हीं को दो। अच्छा, हमारे केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र दमोह मध्य प्रदेश है। बाकी कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मुरैना एमपी है। अभी ये 2 कारण से न्यूज में थे। एक तो किसान रथ एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया, और अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। बाकी हमारे जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री है, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। और अभी ये क्यों न्यूज में थे? तो ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था इन्होंने, ब्लड को ऑर्डर करने के लिए, यानी कि खून की मांग करने के लिए। और कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल आई लैब भी इन्होंने लॉन्च की है। और हमारे कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। और अभी इन्होंने सत्यभामा पोर्टल भी लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए 1 जुलाई 2020 से ये किल कोरोना अभियान को शुरू करेगी। और इस अभियान में होगा क्या? इसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, और इसमें अन्य बीमारियों से अगर पीड़ित पाए जाते हैं कोई व्यक्ति, तो उनका परीक्षण भी किया जाएगा, मतलब उनकी टेस्टिंग भी की जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक और प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रवासी श्रमिक जो मध्य प्रदेश वापस लौट करके आए हैं, उनके कल्याण के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। और बाकी मध्य प्रदेश के बारे में आपको डिटेल में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जब आनंदीबेन पटेल वाला प्रश्न आया था। तो अभी बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक उन्नत श्रेणी का एंटी टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मारीच। तो इस एंटी टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम को बनाया किसने है? डीआरडीओ ने बनाया है। और इस एंटी टॉर्पिडो सिस्टम का काम क्या होगा? तो पानी में आने वाली दो दुश्मनों के टॉर्पिडो होंगे, ये उनका पता लगाएगा, उनकी लोकेशन की जानकारी देगा और उनको बेअसर भी कर देगा। टॉर्पिडो क्या होता है? तो आप इसे पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल समझ सकते हो, जो कि सबमरीन्स या जो शिप्स वगैरह, जहाज वगैरह होते हैं, उनको फोड़ने के काम आती है, तबाह करने के काम आती है। बाकी हमारे नेवल चीफ का नाम क्या है? करमवीर सिंह है। और अभी भारतीय नौसेना ने एक नव रक्षक नाम से पीपीई किट भी बनाया था, वो भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो अभी फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। मतलब अब फोन पे यूजर फोन पे एप्लीकेशन पर यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बना सकते हैं और उन्हें यूज भी कर सकते हैं। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे, अभी अपनी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से इसने डिजिटल बना लिया है। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे तो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट इसने शुरू किए थे। और इंडसइंड बैंक मोबाइल पे करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है ये। अब यहाँ पे फोन पे की भी बात हो रही है, तो फोन पे की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और समीर निगम इसके सीईओ है। और आईसीआईसीआई बैंक की भी बात हुई है, तो आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ इसके संदीप बख्शी है। इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। अभी आपको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक ने ही वॉइस बैंकिंग सर्विस भी शुरू की थी। उसके अलावा इंस्टा फ्लेक्सी नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी इसने शुरू की थी। एक वीडियो केवाईसी की सर्विस भी इसने शुरू कर दी है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई है? तो आंसर था विनी महाजन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो इन्हें एक लाइक भी जरूर कर देना और शेयर भी जरूर करना।